आज के न्याय धर्म सभा के भी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। आज के सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं और एक दूसरे को सूचित करें और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइव कार्यक्रम पहुंचाया जा सके। ये न्याय धर्म सभा का न्याय प्रचार कार्यक्रम है। इसमें हम सभी लोग न्याय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। न्याय स्थापना अभियान हम सबकी जरूरत है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो न्याय के बिना जीवित रह सके या अपनी मानवता को जीवित रख सके। तो न्याय एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी मनुष्य अछूता नहीं रह सकता। इस सबको स्पर्श करता है। न्याय के बिना ना तो मानवीय व्यक्तित्व शुद्ध रह सकता है, ना ही मानवीय परिवार शुद्ध रह सकता है, ना ही मानवीय समाज शुद्ध रह सकता है और ना ही मानवीय दुनिया शुद्ध रह सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी संपूर्ण सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था को न्यायशील बनाएं और न्याय राष्ट्र का मौलिक धर्म है। अन्य बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। न्याय के बिना जीवन कठिन है और कोई भी मनुष्य अगर चाहे कि अपनी मानवता सुरक्षित रहे तो उसको न्यायप्रिय बनना पड़ेगा। राष्ट्रीयता न्याय के सिद्धांत पर ही खड़ी होती है। इसीलिए न्यायालय ही इसका सर्वोच्च आदर्श है। सबसे बड़ी नियंत्रक सत्ता न्यायालय ही है, जिसका मंत्रिका विधायिका सभी पर जिसके निर्णय लागू होते हैं। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो न्यायालय की सर्वोच्चता सभी राष्ट्रों में प्रमाणित है। अतः न्याय ही इसका राष्ट्रीय धर्म है और राष्ट्र का अभिप्राय राजनैतिक सत्ता से है कि कोई भी जनहित की राजनीति राष्ट्र में यदि प्रतिष्ठित है तो राष्ट्र न्यायशील रहेगा। यदि राजनीति न्याय संगत नहीं है, न्यायशील नहीं है, न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो निष्पक्ष रूप से वह कोई भी काम नहीं करेगी। आज का विषय कुछ इसी से संबंधित है और जिसमें ये पूछा गया है कि कोई राजनैतिक पार्टी न्यायशील है अथवा नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? इसके लक्षण कौन से हैं जिसके द्वारा ये बोध हो सके कि कोई भी पार्टी राजनीतिक दल न्यायशील है अथवा नहीं है? जब तक इसको लोग समझेंगे नहीं तब तक किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में हो अथवा नहीं हो, उसे वोट दें अथवा नहीं दें, इसका निर्णय नहीं कर सकते।
न्यायशील अगर राजनीतिक दल नहीं है तो आप उसको वोट देते रहें और जितवाते रहें, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। जनहित कभी निष्पक्ष रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगा। 1 से 5% लोग पक्षपात पूर्वक संपूर्ण प्रभुसत्ता अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, सभी अधिकार अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, सभी आर्थिक संसाधनों को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, संपूर्ण शक्तियों को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, और बाकी 95% आदमी को उन 1 से 5% लोगों के अधीन अपना जीवन यापन करना होगा। उनकी गुलामी, नौकरी और दास्ता ऐसे करते हुए अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि राजनीतिक दल पहले ये पहचानने की जरूरत है कि वो न्यायशील है अथवा नहीं है। ये प्रश्न इसीलिए आज महत्वपूर्ण है। आज जैसे अपने देश में भले ही कुछ 10-15 दल सक्रिय हों, और मुख्य रूप से तो 2 ही 4 हैं जो सक्रिय हैं, और लेकिन जितने भी सक्रिय हैं उनमें भी आप कैसे पहचानेंगे कि ये न्यायशील है अथवा नहीं? पूरी संख्या तो इनकी हजारों में है, आज राजनीतिक पार्टियां हजारों की संख्या में है, लेकिन ये जो हैं अथवा निष्क्रिय अथवा सक्रिय, उनमें कैसे आप पहचाने, खासतौर से जो सक्रिय दल हैं उनको कैसे पहचाने कि ये न्यायशील हैं अथवा नहीं? यदि ये न्यायशील नहीं है तो आपके साथ ये निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, ये अपने अपने स्वहित के काम करते रहेंगे और परहित को हानि पहुंचाते रहेंगे। जो कोई भी इस दुनिया में, चाहे व्यक्ति हो अथवा दल हो, यदि वो न्यायशील नहीं है तो वो स्वार्थी प्रवृत्ति का होगा, उस स्वहित के लिए जीवन जिएगा, परहित को हमेशा हानि पहुंचाता रहेगा। स्व और पर के बीच में वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, मैं और तू के बीच में वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। वो अपना और अपने चहेतों का हित करता रहेगा और बाकी लोगों का हित नष्ट करता रहेगा, उनके हितों को हानि पहुंचाता रहेगा। तो ये यहां बहुत विचारणीय है कि कोई भी राजनीतिक दल न्यायशील है अथवा नहीं, इसे जाने बिना आप किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में कैसे होंगे? अगर हुए इसको जाने बिना तो आप फंस जाएंगे। और वो जैसे कि बहुत सारे शिकारी जंगलों में घूमते रहते हैं और तरह तरह के लाशें लगाते रहते हैं, उन लाशों में बहुत सारे जीव जंतु फंस जाते हैं, जगह जगहों पर शिकंजे फिट कर देते हैं और शिकंजों के आसपास कुछ चारा डाल देते हैं, बिखरा देते हैं, और जीव जंतु पशु पक्षी उधर से गुजरते हैं और उस लालच के वशीभूत होकर के और उनके शिकंजों में फंस जाते हैं और जीवन भर या तो दास्ता भुगतते हैं, बंधनों में बांध लिए जाते हैं, अथवा अपना जीवनाधिकार खो बैठते हैं, अथवा जिंदगी ही खो बैठते हैं। जीने का अधिकार खो बैठना और जिंदगी खो बैठना लगभग ये दोनों समान ही। क्यों? जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है, यदि वो आपको सुलभ नहीं है तो आपको ये जीवन मृत्यु से भी बदतर लगेगा। तो जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए आवश्यक है कि आपके न्यायोचित हिताधिकार सुरक्षित रहें। और इनकी सुरक्षा का एक ही तरीका है कि आपके सामने जो भी राजनीति है या जो भी राजनीतिक पार्टी है वो न्यायशील हो, निष्पक्ष रूप से न्यायकारी हो, कि जितना एक के लिए तो उतना दूसरे के लिए भी। अब थोड़ा सा आप समीक्षा करके देखें कि आज नागरिकों के बीच में अब तक की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं पिछले 70 सालों से, या उसके और पहले से भी, अगर दुनिया में कहीं लोकतंत्र है तो वहां जहां कहीं भी रही हो, या राजनीतिक पार्टियां नहीं थी तो राजनीतिक वर्ग था, उसकी राजनीति चलती थी, उसकी नियमावली चलती थी, उसके डंडे झंडे, पूरी व्यवस्था
उसके मुख से होके ही गुजरती थी, उसकी नियमावली के अधीन रहती थी, उसके आदेशों के अधीन रहती थी। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई राजनीतिक वर्ग या राजनीतिक पार्टी न्यायशील है? इसका मुख्य तो इसके लक्षण यही है कि समाज में आप देख लें कि मैं और तू के बीच में हितों का जो वितरण है वो समुचित है या नहीं। आप देखें समाज की अभी जो मौलिक परिणामों से पहले से देखेंगे परिणाम क्या हुए हैं, फिर बाद में हम लक्षणों की बात कर लेंगे राजनीतिक दलों की। पहले परिणाम देख लें कि एक व्यक्ति को शिक्षा मिल रही है, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रही है समाज में। कई राजनीतिक पार्टियां आपको लुभा के और वोट ले चुकी हैं, प्रभुसत्ता अपनी स्थापित कर चुकी हैं और कई सत्रों तक, कई वर्षों तक अपना शासन चला चुकी हैं। लेकिन एक व्यक्ति को शिक्षा मिली है, दूसरे को नहीं मिली। एक व्यक्ति को रोजगार मिला है, दूसरे को नहीं मिला। एक व्यक्ति को आवासीय सुविधाएं मिली है, दूसरे को नहीं मिली है। एक व्यक्ति को चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय मिला है, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिला है। तो जब आप एक नागरिक का दूसरे नागरिक के बीच में हितों में जो अधिकारों की स्थिति है उसकी समीक्षा करने बैठते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि मैं और तू, एक और दूसरे के बीच के जो ये गैप हैं, इनमें निष्पक्षता नहीं है। एक और दूसरे नागरिक के बीच में निष्पक्ष भाव से कोई वितरण नहीं हुआ है, निष्पक्ष दृष्टिकोण से कोई निर्णय नहीं हुआ है। जितनी भी नीतियां, जितने भी नियम, जितने भी कानून, जितने भी विधान, जितने भी निर्णय हुए हैं, वे सब पक्षपातपूर्ण दिखाई देते हैं। एक किसी वर्ग विशेष के पक्ष में है, दूसरे वर्ग के विपक्ष में, उल्टे हैं, उसके खिलाफ। तो ये तो परिणति है। परिणाम को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक जितने भी राजनीतिक दल रहे होंगे, वो जो भी गुजरे हों, जिसकी भी सरकार गुजरी हो, और चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी भी देश में, सभी जगह इन बातों में बहुत पक्षपात है। किसी किसी कंट्री में ये पक्षपात अतिशय अधिक है। किसी कंट्री में जो विकसित हुए ज्यादा और जहां कुछ समृद्धि दिखाई दे रही समाज में सबके पास, तो वहां पे उतनी मात्रा में न्यायशीलता बढ़ी है, वहां निष्पक्षता बढ़ी है। लेकिन जिन देशों में अभी तक बहुत अंतराल है, पक्षपात बहुत ज्यादा है, उनमें तो साफ ही है कि वहां न्याय की मात्रा बहुत नीचे है, पक्षपात बहुत बढ़ा हुआ है, पक्षपात का प्रतिशत बहुत ऊंचाई पर है। तो जब आप इन बातों को देखेंगे, इनकी समीक्षा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं कुछ फंडामेंटल कुछ भूल है, कुछ गड़बड़ियां, कुछ दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अथवा राजनीतिक वर्ग अथवा राजनेता लोग निश्चित रूप से वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि पॉलिसी तो उन्हीं की चल रही, सारे नियम तो उन्हीं ने बनाए। और अगर वो पक्षपातपूर्ण है तो कौन जिम्मेदार हो? जिसने बनाया उन नियमों को, उन व्यवस्थाओं को। तो परिणाम तो बता रहे हैं कि निष्पक्षता नहीं है, न्यायशीलता नहीं है, समान और उचित वितरण किसी चीज का नहीं है, नागरिकों के बीच में बहुत विषमता है, और जब तक ये विषमता रहेगी तब तक अन्याय व्याप्त है, ये साफ। अब यहां पे ये परिणाम तो बता रहे हैं कि पक्षपात तो सिद्ध हो रहा, निष्पक्षता गायब है। एक वर्ग के पास सब कुछ जा रहा, दूसरे वर्ग के पास सब गायब है। 5% वर्ग के पास अधिकांश चीजें सब मौजूद है, 95% लोगों का प्राय सब कुछ गायब है, अधिकांश चीजें गायब है। इससे आपके पक्षपाती वातावरण का बोध होता है। अब सवाल ये है कि
आप कैसे पहचाने कि कोई भी राजनेता, राजनीतिक वर्ग या राजनीतिक पार्टी न्यायशील है अथवा नहीं? परिणाम से तो देख रहे हैं, लेकिन अब किसी पार्टी के बारे में भी अब ख्याल कर लें कि इन पार्टियों में आखिर ऐसा क्या लक्षण होता है जिससे आप पहचान सकें कि ये निष्पक्ष हैं अथवा नहीं, ये न्यायकारी हैं अथवा नहीं, पार्टी कोई भी न्याय के सिद्धांत पर खड़ी है अथवा नहीं। और अगर वो न्याय के सिद्धांत पर खड़ी नहीं है तो जाहिर है कि न्यायालय व्यर्थ है उसके लिए, न्याय विधान व्यर्थ है उसके लिए, न्याय के फैसले व्यर्थ होंगे उसके लिए। जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है न्यायालय, वो एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। न्याय का धर्म अपने आप ही गायब हो जाएगा राष्ट्र से। तो पार्टी की न्यायशीलता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसे पहचानने के लिए आपको थोड़े से संकेत कर दें। पहचानने के लिए इसके दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला लक्षण है वो शासन संबंधी है। शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी, जनता की सहमति, जनता के मताधिकार। कोई भी पार्टी व्यवस्था में, व्यवस्था का मतलब है विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। व्यवस्था का मतलब है नियम, नीति, निर्णय, विधान, मंत्रणा, न्याय। ये विधायिका जो नियम बनाती है और मंत्रिका जो मंत्रिमंडल जो नीतियां बनाता है, और न्यायालय जो निर्णय देता है, जजमेंट देता है। ये तीनों में जनता की कोई भी भागीदारी के लिए ऐसा कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता वर्ग या राज्य वर्ग या राजनीतिक व्यक्ति कभी तैयार नहीं होगा कि वो व्यवस्था में जनता के मत का समावेश कर सके, जनता की सहमति जरा भी उसमें कहीं वो ले सके, ऐसा कभी नहीं होने देगा। जो भी न्यायशील नहीं है, तो दुनिया का कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, वो शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी को प्रदान करने वाला मताधिकार, इसके लिए कभी भी वो इंप्लीमेंट नहीं होने देगा, नहीं करेगा। वो जब भी सत्ता में आएगा तो ऐसा कोई भी कानून लेकर नहीं आएगा, ऐसा कोई भी विधेयक नहीं बनाएगा, ऐसा कोई भी बिल पास नहीं करेगा, ना बनाएगा, ना पुटअप करेगा, जिससे जन सहमति व्यवस्था में सम्मिलित हो सके। जनमत, लोकमत, पब्लिक कंसेंट और पब्लिक वोट कहीं भी शामिल हो सके, ऐसी कोई भी व्यवस्था के लिए वो एक्टिव नहीं दिखाई देगा। क्यों? जनता को जो गुलाम बनाना चाहता है, जनता के साथ जो पक्षपात करना चाहता है, जनता कौन? जो कमजोर वर्ग है, राजा कौन? जो मजबूत वर्ग है। राजतंत्र में दो भाग में दुनिया बढ़ जाती है। ये दो भाग कौन से होते हैं? एक राज्य वर्ग, दूसरा प्रजा वर्ग। एक मालिक वर्ग, दूसरा गुलाम वर्ग। एक तरफ शाह लोग, दूसरे तरफ गुलाम लोग। एक तरफ मालिक लोग, दूसरे तरफ नौकर लोग। एक तरफ स्वामी लोग, दूसरे तरफ दास लोग। तो ये दो भाग में वो बांट देते हैं इसको। और दो भाग में बांटने के लिए इस विधेयक को उन्हें हमेशा के लिए समाप्त करना होता है। इस विधान को कभी भी वो नहीं बनने देंगे कि जनता की भागीदारी, जनता की सहमति, उसकी कंसेंट, उसकी वोट, उसका मत कहीं से भी व्यवस्था में शामिल हो। किसी भी दुनिया में लोकतंत्र आया लेकिन लोगों का तंत्र नहीं आ पाया। डेमोक्रेसी आई लेकिन व्यवस्था में नहीं आ पाई आज तक। व्यवस्था में भागीदारी ना के बराबर है वर्ल्ड में। भारत में तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं।
आपका कोई भी जनमत, कोई भी लोकमत व्यवस्था के लिए आज तक आपको प्रदान नहीं किया गया। जनमत का अधिकार, वोटिंग राइट, वोटिंग पावर आपको नहीं दिया गया है। इसी पावर के बल पे वो अपना पूरा होल्ड बनाने में सफल होते हैं। इसका पावर वो पूरा अपने पास रखें। कोई भी विधान, नीतियां और न्यायालय के जजमेंट, वे लोग इसे पारित अथवा खारिज करने का अधिकार अपने पास रखते हैं, जनता से नहीं पूछवाते। अभी भी देखें, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को न्यायालय फांसी भी दे तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अगर कोई प्रेयर करे, वो चाहे तो अपनी मर्जी से हटा सकता है। अब देखिए, उसकी मर्जी तो वो हटा देगा, जनता की मर्जी हो तो जनता नहीं हटा पाएगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि लोकतंत्र यानी जनतंत्र नहीं है। इसी चक्कर में गांधी को जेल जाना पड़ेगा, इसी चक्कर में सरदार भगत सिंह को फांसी चढ़ना पड़ा, इसी चक्कर में सुकरात को जहर दिया गया अदालत से, इसी चक्कर में जीसस को क्रूसीफाई किया गया अदालत के निर्णय से। जब आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यायालय में इसी दम पे अन्याय होता चला जा रहा है और पिछले हजारों लाखों सालों से ही हो रहा है। जनता की भागीदारी व्यवस्था में, शासन की व्यवस्था में, शासन व्यवस्था जो है वो शासन सत्ता में वोटिंग तो आपको दे देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है सत्ता तो हम अपनी बना ही लेंगे जैसे तैसे। उनके पास हथियार, गोला बारूद और पैसे का पावर है, जिससे सत्ता में कोई बैठे वो उनका अपने आप उनके अधीन हो जाएगा। तो आप सत्ता में किसी को भी बैठा दीजिए, वो जो एक 5% वर्ग है वो अपने आप उसको अपने कब्जे में कर लेता है। आप किसी को भी चुनते रहिए, आप चाहे जिसको चुनिए, भाजपा को चुन लीजिए, वो जो 5% वर्ग है भाजपा पे कब्जा कर लेगा। कांग्रेस को चुनिए, वो कांग्रेस पे कब्जा कर लेगा। जिस भी नेता को आप निर्दलीय को चुनिए, वो निर्दलीय जाके वहां पे उन्हीं के झमेले में फंस जाएगा। इसीलिए सत्ता चुनने का आपको वोटिंग राइट दे देते हैं, लेकिन व्यवस्था चुनने का वोटिंग राइट, व्यवस्था को पारित खारिज करने का वोटिंग राइट आपको वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर जनता को ये वोटिंग राइट व्यवस्था में हासिल हो जाए तो बात ही समाप्त हो जाएगी। तो ये है एक सबसे प्रमुख लक्षण। और दूसरा लक्षण सुन लें। पहला लक्षण स्पष्ट है कि आपको वो व्यवस्था में भागीदार नहीं बनाएंगे, आपको मताधिकार उसका वो कभी इसीलिए आज तक नहीं दिए कहीं भी, तो लोकतंत्र नहीं आ पाता, राजतंत्र है। दूसरा लक्षण है, कोई पार्टी यदि न्यायशील नहीं है, न्याय के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखती है, निष्पक्ष नियम नीति निर्णय में आस्था नहीं रखती है, तो ऐसी कोई भी पार्टी या व्यक्ति, राजनेता या कोई राजनीतिक वर्ग वो न्यायशील है या नहीं है, इसे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि वह आपको रोटी तो दे सकता है लेकिन रोजी कभी नहीं देगा, क्योंकि सारी शासन की होल्ड, सारे शासन की पूरी पकड़ अर्थ को लेगी। इसीलिए चाणक्य ने राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र ही लिख दिया। चाणक्य का अर्थशास्त्र फेमस, और वो राजनीतिक ग्रंथ, वो अर्थशास्त्र ही मानते थे, राजनीति शास्त्र को। राजनीति को अर्थनीति ही वो मानते थे, क्योंकि अर्थों की खींचतान का ही ये सारा बवाल है। शासन की सारी प्रभुसत्ता इस अर्थव्यवस्था को पकड़ने के लिए, आर्थिक संसाधनों की पकड़ के लिए, आर्थिक संसाधन को जो पकड़ेगा वही जनता को गुलाम बना सकता है। जो आर्थिक संसाधन को नहीं पकड़ेगा वो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक वर्ग, कोई भी राजनेता, कोई भी राज्य वर्ग, कोई भी राजवंश, जो कोई भी आर्थिक संसाधनों को नहीं पकड़ेगा वो निश्चित रूप से जनता को गुलाम नहीं बना पाएगा।
यदि आर्थिक संसाधन जनता को दे दिए जाए, संसाधन माने रोजगार, यदि रोजगार के संसाधन रिसोर्सेस यदि जनता को दे दिए जाएं तो जनता की गुलामी हमेशा के लिए टूट जाती है। इसीलिए हमने कहा कि अंग्रेजों को खदेड़ने से आजादी नहीं मिलेगी, मुगलों को खदेड़ने से आजादी नहीं मिलेगी, किसी भी वर्ग को खदेड़ने से आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि संसाधनों के, रोजगार के समुचित वितरण से होगी, पात्रता अनुसार कर्म पद संपदा के वितरण से ही ये न्याय प्रतिष्ठित होता है। तो दूसरा लक्षण है कि वो आपको धन दे देगा, साधन नहीं देगा, आपको रोजी कभी नहीं देगा, कहेगा रोटी खा लो, राशन कार्ड आपका बनाएगा लेकिन साधन कार्ड नहीं बनाएगा, राशन दे देगा साधन नहीं देगा, राशन कार्ड बना देगा लेकिन शासन में भागीदारी नहीं देगा। अगर शासन में भागीदारी हो जाए, शासन व्यवस्था में मताधिकार मिल जाए तो ये दूसरा लक्षण पैदा ही नहीं होगा। और अगर ये दूसरा लक्षण कोई कर दे तो पहला लक्षण ऑटोमेटिकली फिर उसको अपने आप ही वो स्वीकार कर लेगा कि जब इसी चक्कर में तो दे नहीं देते। शासन व्यवस्था में भागीदारी जनता की इसीलिए तो देते नहीं है कि जनता जो है रिसोर्सेस खींच लेगी, फिर उसके हाथ में नियम कानून चले जाएंगे तो नियम कानून इसी के बनेंगे कि भैया निष्पक्ष रूप से संसाधनों का वितरण हो, पात्रता अनुसार जो जिस पद के पात्र है। 4 ही संसाधन होते हैं, कृषि संसाधन, वाणिज्यिक संसाधन, राजकीय संसाधन और एक होता है सामाजिक संसाधन, नेतृत्व का, ये ट्रस्ट, मठ, मंदिर, चर्च आदि इस तरह की चीजें। ये जो है सामाजिक रिसोर्स है, उससे नीचे राजकीय रिसोर्स है, उसके नीचे वाणिज्यिक रिसोर्स है, उसके नीचे कृषि, किसानों का रिसोर्स। 4 ये संसाधन है और ये चारों संसाधन राज्य वर्ग 100% प्राय अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए वो समाज कोष ट्रस्टों पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। अभी आंदोलन चल रहे हैं, मंदिरों को आजाद करो, अभी कई लाख मंदिरों को सरकारी कब्जा हो रखा है। फिर उसके नीचे राजकोष पर पूरा होल्ड है, वो 5% ही उस राजकोष का मैक्सिमम पोर्शन निकल जाता है। फिर उसके नीचे वाणिज्यिक जो संपत्ति, वाणिज्यिक कोष, बैंक समझ लें, तो बैंकों को वो पूरी तरह से अपने होल्ड में ले लेते हैं, उस पर रेपो रेट आदि के नियम लागू करके वो पूरा कब्जे में आ जाता है आसानी से। फिर उसके बाद उसको पूरा प्राइवेटाइज कर लेते हैं, इसलिए सरकारी बैंकिंग नहीं दी जाती है आपको, वो प्राइवेट धंधे पे वो, ताकि वो मुद्रा पर ब्याज लगा दो, मौद्रिक संसाधन, पूरे वाणिज्यिक संसाधन कब्जे में आ जाएंगे। दूसरा कृषि का जो संसाधन है, इसको भी अभी आप 4-5 महीने से लोग बैठे पूरे देश में धरने पर, सारे किसान, उसको जो कृषि संसाधन है उसको भी कैसे ऊपर 5% के हाथ में आ जाए और बाकी सब उसके नौकर बन के रह जाएं, एक एग्रीमेंट कर लो और निपट गए जमीन से, फुर्सत हो गए, अब आप उस पर खेती ना कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें सरकार के ऊपर ले जाते हैं, ऐसे सब खींच के उसी 5% एक सेठ वर्ग रहेगा उसके हाथ में सब चला जाएगा और वो भामाशाह पूरा होल्ड रखता है और एक अकेला भामाशाह राणा प्रताप जैसे लोगों को राजा बना देता है, पूरा राज्य पैदा कर देता है। अब वो वर्ग हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, वो कभी सामने नहीं आता ताकि आप उसे निशाने पे लें, उसे गरियाना शुरू करें, उस पर हमले करें, मारपीट करें, तो वो अपना पर्दे के पीछे से काम। और ये पूरी दुनिया का यही हाल है, किसी एक कंट्री का नहीं। पूरा राज्य ढह जाए तो अकेला एक भामाशाह राणा प्रताप को कहता है आप जंगल में कहां पड़े, घास की रोटी खा रहे, चलिए आप होड़ बना लीजिए। उसने कहा पैसा कहां, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे बोले हाँ मैं, हाँ मैं तो आ जाओ। एक अकेला आदमी को रीस्टेट कर सकता है। अब बताइए, एक अकेला एक सेठ एक पूरी पार्टी बना के अभी लॉन्च कर दिया, अकेला एक सेठ, और पूरी पार्टी का वोट बना के, और आम आदमी पार्टी आप सब जानते हैं। तो एक एक सेठ कोई को भी ऐसे हंगामा खड़ा करके और एक पार्टी बना लेता है।
अब ये पार्टी कोई न्यायशील है या नहीं है, केवल दो ही ये लक्षण सिद्ध हुए। एक तो ये कि वो रिसोर्स में आपकी भागीदारी कभी नहीं देगा। दूसरा लक्षण ये है कि वो व्यवस्था में आपकी भागीदारी, शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में आपकी वो भागीदारी नहीं देगा। शासन व्यवस्था में और अर्थव्यवस्था में। ये शासन व्यवस्था को शिक्षा समझ लें और अर्थव्यवस्था को रोजगार समझ लें। शासन माने शिक्षा ही देना होता है। तो शिक्षा और रोजगार ये दोनों आपको नहीं देंगे। शिक्षा आप दे भी देंगे तो पढ़ाइया वाला दे देंगे, शासन वाली नहीं देंगे, उसका अधिकार आपके पास नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि दो चीजें, एक शासन व्यवस्था और एक आर्थिक व्यवस्था, ये दोनों चीजें वो आपको कभी आपके हाथ में नहीं आने देंगे। और यही आपकी गुलामी का, नौकरी का, दासता का, यही दो मुख्य कारण। इन दोनों बातों के लिए इस दुनिया की कोई, ना तो वो शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, चाहे जितना लोकतंत्र लाओ, चाहे जो लाओ, लेकिन शासन का जो तंत्र है वो लोग कभी नहीं मोहने देंगे, वो रखेंगे अपने पास। तो व्यवस्था में इसीलिए भागीदारी, आज तक आपके संविधान में नहीं लिखा है कि जनता जो है विधेयक में जरा भी वोटिंग करेगी, या जज के निर्णय को जनता पारित या खारिज कर सके। वो राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति उलट सकता है। राष्ट्रपति को पावर दे दिया जाता है कि तुम चाहो तो इसे एक्सेप्ट करो, विधेयक कई दिनों तक वो टरकाए रखे रह सकता है। राज सत्ता के हाथ में पूरा पावर दे दिया जाता है कि वो चाहे तो विधायिका का बनाया हुआ कानून और मंत्रिका का बनाया हुआ कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति, और न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, ये तीनों ही राजकीय सत्ता के हाथ में वो सेंट्रलाइज रखते हैं और इसे कभी भी जनता के हाथों में नहीं आने देते। तो इसका मतलब ना कभी वो लोकतंत्र आने देंगे और ना कभी ये लोक समृद्धि आने देंगे। तो आपकी गरीबी परमानेंट और आपकी गुलामी परमानेंट। तो जो दो चीजें, यदि आप वहां पे शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी नहीं तो आपकी गुलामी पक्की हो जाती है, और अर्थव्यवस्था में भी संसाधनों में आपकी भागीदारी नहीं है तो आपकी गरीबी पक्की हो जाती है। तो पूरी दुनिया में 95% आदमी इसीलिए प्रायः गुलाम और गरीब है, इन दोनों लक्षणों के कारण। शासन व्यवस्था में भागीदारी न होने से गुलामी आती है और मालिक कोई और हो जाता है, राजा कोई और हो जाता है, आप प्रजा बन जाते हैं। और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में आपकी भागीदारी माने रोजगार में आपकी भागीदारी ना होने, रोजगार के संसाधनों की, नौकरी की नहीं बात हुई, नौकर तो बनाने चाह रहे हैं। तो अगर आप शासन व्यवस्था में भागीदार नहीं है तो गुलाम हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था में भागीदार नहीं है तो गरीब हो जाएंगे। तो गुलामी और गरीबी, उन दो कारणों से वो लोग जानबूझ कर लेके आते हैं, और ये सोची समझी एक प्रायोजना है, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है। आप लोग इसे समझने में आप सबको युगों लग सकते हैं। शिक्षित अगर नहीं है आप तो आपको युगों लोग बीत सकता है, हजारों लाखों वर्ष गुजर सकते हैं, और आप ये गुलामी और गरीबी से आप बच नहीं सकते। आप व्यवस्था बदलते रहिए, चाहे जो आप करते रहिए, आप व्यवस्था परिवर्तन का नाटक करते रहिए, रहेगा वही। परिवर्तन की जरूरत नहीं है। व्यवस्था में भागीदारी, शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और अर्थव्यवस्था में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए न्यायपूर्वक, निष्पक्ष रूप से। दोनों में आपकी कंसेंट, दोनों में आपकी सहमति, दोनों में आपकी हिस्सेदारी, दोनों में आपका हित सम्मिलित होना चाहिए। और जैसे ही ये सम्मिलित होगा, आप इस गुलामी और गरीबी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए आप मिल्कियत को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही ये न्यायधर्म सभा ने महालोकतंत्र दिया आपको, ताकि आपके शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसीलिए 12 मताधिकार दिए गए। दूसरी बात कि आपको अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाया गया है, पात्रता अनुसार कर्म पद संपदा के वितरण की बात कही गई है, और प्रति परिवार एक रोजगार की बात कही है। दोनों लक्षणों को समाप्त करने के लिए, इन दोनों कारणों को समाप्त करने के लिए, जो कि आपको गुलाम और गरीब बनाती हैं, ये दो प्रावधान न्यायधर्म सभा ने आपको दी।
इसीलिए दोनों कैंपेन चल रहे हैं। पहला है महालोकतंत्र का कैंपेन, न्यायशील महालोकतंत्र लागू करने का, और दूसरा है चारों जनाधिकारों की प्रतिष्ठा का। ये दो चीजें ऐसी हैं शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में जो जनता की भागीदारी को नहीं होने देती, और कोई भी पार्टी जो न्याय के सिद्धांत पर को स्वीकार नहीं करती, न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती, वह आपको गुलाम और गरीब ही बना के रखेगी हमेशा। आप चाहे जितना प्रयत्न कर लीजिए, चाहे जितना आंदोलन कर लीजिए, चाहे जितना धरना दीजिए। देखो किसान लोग जमीन पे जुटे हुए हैं, ये अपनी जमीन कभी बचा नहीं पाएंगे। किसान अपनी जमीन तब तक नहीं बचा पाएगा जब तक कि शासन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, गुलामी इसकी सुनिश्चित है। क्यों? जनाधिकार वो देंगे ही नहीं आपको तब तक जब तक कि आपका शासन में आपका अधिकार ना पैदा हो जाए। आपका राशन कार्ड नहीं, शासन कार्ड आपको मिलना चाहिए कि आप शासन का कार्ड आपके हाथ, आप मताधिकारी। आप देखें हर प्रजा अपनी जमीन के, हर किसान अपनी जमीन खोता चला जाएगा, वो कभी भी जमीन की मिल्कियत उनके पास नहीं रहे, लगान कोई और ही लेगा। लगान पिक्चर बनी थी, उसे देख ले समझ जाए। अंग्रेजों को खरीद के अंग्रेज लगान देते थे, उसके विरोध में फिल्म तक बनी है पूरी। हाँ, और देखें अंग्रेज चले गए, लगान जाओगा तक आज भी लगान लगता है। अब तो जमीन भी जाने वाली, अगर जमीन तुमको दे दी जाए तो लगान लगा दिया जाएगा। उत्पादन पर कर लिया जाता है, संसाधन पर नहीं। संसाधन पर कर का मतलब संसाधन आपके हाथ में नहीं, मालिक कोई और है तब तो आपसे लेगा, आप मालिक नहीं। इसी तरह से कितने भी वाणिज्यिक लोग, बनिया लोग कितना भी कोशिश कर लें, रेपो रेट नहीं हटा सकते। ना वो लगान हटवा सकता है, ना जमीन पर अपनी मिल्कियत सिद्ध कर सकता है। जमीन की मिल्कियत इससे छीन ली जाएगी किसी न किसी विधि से, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अथवा लगान के जरिए। दूसरी बात, मुद्रा पर ब्याज, रेपो रेट, मुद्रा पर भार किसी भी प्रकार का, कोई टैक्स, कोई शुल्क, कोई चार्जेस, कोई ये सब लगा करके ही मौद्रिक पूंजी को समाप्त कर दिया जाता है, आम जनता की पहुंच से बाहर कर दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें, ना वो मुद्रा को आजाद करा सकता है वैश्य वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग, कमर्शियल आदमी, और ना ही किसान लोग अपनी भूमि की आजादी करा सकते हैं, जब तक कि ऐसी राजनीतिक पार्टी वहां नहीं आती, जब तक कि ये दो लक्षणों से जो बाहर हो। एक तो शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी के लिए तैयार हो, और दूसरी ये कि वो अर्थव्यवस्था में आपकी भागीदारी। ये दो जो आपके लक्षण धारण करती हो, और वो गुलाम और गरीब बनाने वाले लक्षणों से जो मुक्त हो, ऐसी पार्टी जब तक वहां नहीं पहुंचेगी कभी, तब तक तुम कभी नहीं छूटोगे। इसीलिए न्यायधर्म सभा को लॉन्च किया गया था, और इसीलिए न्यायधर्म सभा के दो मुख्य मुद्दे ये रखे गए। 53 नंबर प्रस्ताव महालोकतंत्र का, जो आपकी शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है, शासन व्यवस्था में ध्यान रखें, और इधर अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं जनाधिकार, पात्रता अनुसार प्रतिनिधि का प्रस्ताव। अब आप देखिए, ये जिस दिन ये दोनों ही भागीदारियां सुनिश्चित हो जाएंगी, या कोई पार्टी ऐसी जो इन दोनों को भागीदारी करने के लिए तैयार हो, ये जब भी पहुंचेगी तो ये देश नहीं पूरी दुनिया आजाद हो जाएगी। देश ही नहीं पूरी दुनिया आजाद हो जाएगी। एक जगह कहीं आ जाने पर ये पूरी दुनिया में इटसेल्फ फैल जाएगा, और जनता जब तक उन कबूतरों की तरह है जो यही नहीं जान पाते कि दाना जाल पर पड़ा है, ये उनसे मिठाई, खटाई और उनसे अनुदान ये लेने पहुंच जाता है, साड़ी, दारू की बोतल, पैसे का नोट, पर डे की मजदूरी के आड़ में इसको सब पैसे प्राइवेट नहीं करते हैं, और इसको लालच देते हैं। उस लालच में ये फंस जाता है, फंस के और शिकंजों की गिरफ्त में आ जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए गुलाम और गरीब हो जाता है। गुलामी और गरीबी तोड़ने के लिए दो ही मंत्र हैं कि शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए और अर्थव्यवस्था में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए।
ये दोनों होते ही सभी का जीवन सुंदर हो जाएगा। तो इन दोनों लक्षणों को पहचान लें। इन दोनों लक्षणों से जो पार्टियां युक्त हैं वो आपको ना तो शासन व्यवस्था में भागीदार बनने देंगी और ना ही अर्थव्यवस्था में भागीदार बनने देंगी। वो शासन व्यवस्था भी अपनी मुट्ठी में रखेंगे और अर्थव्यवस्था भी अपनी मुट्ठी में रखेंगे। मतलब ये कि ना तो वो लोकतंत्र वास्तविक आने देंगे और ना ही आपको रोजगार अपना करने देंगे। मालिक दूसरे की फैक्ट्री में आप नौकरी करना आपकी मजबूरी बना के रखेंगे। तो जब आप इस रहस्य को समझ जाएंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए गुलामी और गरीबी से छूट जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए बाकी सारे दुख जो है वो इसी दोनों समस्याओं में देंगे। दोनों समस्याओं में ये दो ही समस्याएं हैं। इन दोनों को जैसे ही शुद्ध कर दिया जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले रविवार को नए विषय पर हम लोग बात करेंगे और आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर किया करें और जन जन तक पहुंचाएं। जितनी ज्यादा जानकारी होगी, जागरूक होगी, तो जानकारी ही आजादी है। और आप आजादी की मांग करके आप आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, जितना आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा उतना ही आप आजादी की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे जानेंगे, अनजानेपन में ही कबूतर जाके जाल पे बैठ के दाना चुगता है, फंस जाता है, पंखे उधड़वाता है, तकलीफ में पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते रहें, जानकारी का प्रचार करते रहें, शेयर से अधिक किया करें, जन जन तक पहुंचाएं, पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाएं, पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं। ये किसी एक प्रदेश देश का कार्यक्रम नहीं है, वर्ल्ड वाइड एक न्याय स्थापना अभियान है जो जनता को दुखों से छुटकारा, उसको गुलामी और गरीबी से मूल रूप से छुटकारा दिलाने का ये न्यायशील अभियान चल रहा है। लोग धीरे धीरे जैसे जैसे इसे जानेंगे तो इस न्याय स्थापना अभियान के सदस्य अपने आप बनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।